बेटा अभी तक हम लोगों ने मोस्टली क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे, जिसमें हम लोगों ने डब्ल्यूडीवी और एसएलएम से मल्टीपल टाइप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, चाहे जिसमें डिस्पोजल अकाउंट हो, विद प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन, नॉर्मल मशीनरी अकाउंट हो गया। ठीक है, दोनों मेथड से हमने सीख लिया है कि दोनों मेथड के अंदर क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, दोनों चीज हमने पढ़ी। बट अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोनों मेथड के डीमेरिट्स और मेरिट्स हमने नहीं पढ़ी है, सिर्फ अभी तक हमने एसएलएम को ही कंसीडर किया है। डब्ल्यूडीवी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो डब्ल्यूडीवी बेस्ट क्यों माना जाता है और जबकि एसएलएम इजी मेथड है या टफ मेथड है, इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए एसएलएम को हम लोग बहुत ज्यादा बेस्ट मेथड मानते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी निकलती है। उसकी कैलकुलेशन कैसी है, बहुत ज्यादा इजी है। जो आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया वो आपका ईयर आफ्टर ईयर वो सेम रहेगा। जबकि डब्ल्यूडीवी के अंदर क्या होगा, एक साल जो मशीन का डेप्रिसिएशन है, नेक्स्ट ईयर वो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट वैल्यू आएगी, रिड्यूस वैल्यू आएगी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो उसके बाद देन उसके बाद क्या होगा, मशीन पे रिड्यूसिंग बैलेंस से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जबकि एसएलएम जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो डेप्रिसिएशन आपका एग्जैक्ट सेम रहता है। बट मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा बेटा कि जो एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीवी मेथड है, दोनों में डिसएडवांटेज, दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी डिसएडवांटेजेस हैं। एसएलएम आप बोल सकते हो कैलकुलेशन वाइज बहुत ज्यादा इजी है, कैलकुलेशन वाइज बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन डब्ल्यूडीवी बेटा लॉजिकल है। डब्ल्यूडीवी क्या है, लॉजिकल है। भाई मशीन आपने फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल की बेटा, ठीक है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, क्या सेकेंड ईयर उसका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा? तो अगर हम एसएलएम से बात करें तो एसएलएम मेथड कहता है यस, उसका डेप्रिसिएशन का जो रेट रहेगा वो सेम रहेगा और जो उसका अमाउंट निकल गया वो भी सेम रहेगा। पर यही बात डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर मतलब डिफरेंट हो जाती है। डब्ल्यूडीवी मेथड इस बात को नहीं मानता। वो कहता है जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो उसका डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि मशीन जब फर्स्ट ईयर में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे बेटा तो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, सेकंड ईयर में उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी कम हो जाना चाहिए। तो दोनों मेथड में देखा जाए तो आप खुद से आप कंसीडर कर पाओगे सर डब्ल्यूडीवी बेस्ट है। तो इसी चीज की वजह से इनकम टैक्स भी, जो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो भी डब्ल्यूडीवी मेथड को प्रिविलेज देता है, वो भी उसी चीज को रिकॉग्नाइज करता है, जबकि एसएलएम मेथड को नहीं करता। लेकिन कैलकुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो एसएलएम मेथड बेस्ट है। तो हमें कैलकुलेशन नहीं, हमें देखना है एक्चुअल में जो हम एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। अब दूसरी बात हम लोग बेटा का चर्चा करते हैं यहाँ पे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के ऊपर। तो हमने ये बात देखी यहाँ पे, जो एसएलएम मेथड है उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसा होता है, सेम रहता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो। ये तीनों ईयर में कैसा रहेगा, अमाउंट लेट से 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन है। क्या ये डेप्रिसिएशन है? ये ईयर आफ्टर ईयर, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स चल रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे बेटा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसा है, सेम चल रहा है, ओके। लेकिन अगर बात करो बेटा भाई सेकंड सिनेरियो की, इस जगह पे आप गौर कीजिए बेटा, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर क्या होता है कि अगर पहले ईयर में आपका डेप्रिसिएशन 10,000 है, दूसरे ईयर में कम होगा, तीसरे ईयर में और कम होगा, चौथे ईयर में और कम होगा, तो ये लगातार कैसा होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। जबकि यहां पे कैसा है, ये फिक्स पे चल रहा है, ठीक। अब जरा मेरी बात को एक बार फिर से ध्यान देना, यहाँ पे जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी, तो उस पर रिपेयर्स भी तो खर्च होगी, उस पर आपको रिपेयर भी लगानी पड़ेगी। बट यहां पे एक बात को समझना बेटा, कंसीडर करना, जो डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर, तो एसएलएम मेथड के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गया, लेकिन जब रिपेयर के पैसे लगेंगे तो फर्स्ट ईयर में इतने लग गए, सेकंड ईयर में इतने, थर्ड ईयर में इतने। तो ये डेप्रिसिएशन का जो रेट है, डेप्रिसिएशन तो फिक्स परसेंटेज से चल रहा है, लेकिन जो रिपेयर्स है उसका ग्राफ कैसे जा रहा है, अपवर्ड। ये ग्राफ कैसा है, अपवर्ड है। लेकिन वही बात यहां पे जरा ध्यान देना आप लोग, अगर रिपेयर्स, मैं ऐसे बात कर रहा हूं यहां पे आपसे कि रिपेयर पहले लगी है बेटा आपकी इतने रुपए की रिपेयर्स एक्चुअल में मशीन पे खर्च हुई है, ये वाली मशीन पे रिपेयर्स खर्च हुई है, ठीक है। सेकंड ईयर में रिपेयर्स ज्यादा होगी, क्योंकि भाई 2 साल हो चुके मशीन को, तो रिपेयर ज्यादा होगी, ठीक है। थर्ड ईयर के अंदर बेटा रिपेयर्स और ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी तो साथ साथ क्या हो रहा है, इसका रिड्यूस होता जा रहा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी तो क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। अब एक बार बताओ आप कि यहां पे तो क्या है, डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है, लेकिन अमाउंट ऑफ
रिपेयर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएलएम मेथड में ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो मशीन का, जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड से आप उस खर्चे को मिनिमाइज, एक बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूज कर रहे हो, ऑप्टिमम आप उसमें खर्च लगा रहे हो, जो कि अपने आप पे रिकॉग्नाइजेबल है। इसी वजह से डब्ल्यूडीवी मेथड को इनकम टैक्स भी मानता है, जबकि एसएलएम मेथड को नहीं माना जाता, नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक, और कैलकुलेशन वाइज तो हम उसको मान लेते हैं कि चलो ये मेथड भी है, लेकिन एक्चुअल में जो मेथड है वो यही है। सबसे पहले इन्वेंट यही हुआ था, उसके बाद बेटा ये वाला मेथड भी आपका इन्वेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से फिर हमने नया मेथड ढूंढा, जिसको डब्ल्यूडीवी मेथड भी हम कहते हैं। ठीक है, यस सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं बेटा इसके एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स ऑफ डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी की कुछ मेरिट्स हैं बेटा, डब्ल्यूडीवी कैसे कैसे हमें हेल्प करता है। नंबर 1, इजी टू कंप्यूट ऑन एडिशनल एसेट्स। जैसे कि आप जो भी एडिशनल एसेट खरीदते हो उस पे इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, ऐसा बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि जैसे कि मान के चलिए आपने फर्स्ट ईयर में एसएलएम मेथड से कोई मशीन को बाय की है, तो उसका एक अमाउंट होगा पूरे साल का, उस पे आपने डेप्शन निकालना है। ठीक है, सेकंड ईयर में भी आपका वही, थर्ड ईयर में वही, फिफ्थ ईयर में वही, सिक्स ईयर में। लेकिन मशीन 2 जो आपने 6 महीने में बाय की है बेटा, 6 महीने के अंदर आपने बाय की है, उस पे आप अमाउंट पूरे ईयर का पहले कैलकुलेट करते हो, फिर उसका 6 महीने में कन्वर्ट करते हो। ठीक, लेकिन ये वाली कंफ्यूजन कभी भी आपको डब्ल्यूडीवी के अंदर नहीं होती है। आपने जब बाय किया है उतने पे आप डेप्शन चार्ज करो, नेक्स्ट ईयर जो रिमेनिंग मशीन है उस पर डेप्शन चार्ज करो। तो ये वाली एडवांटेज यहां मिल जाती है हमें, इजी टू कंप्यूट एडिशनल एसेट्स। मतलब जो एडिशनल एसेट्स आप खरीदोगे उस पे डेप्रिसिएशन निकालना बहुत आसान है डब्ल्यूडीवी मेथड के अंडर में, ये बात यहां पे बताई गई है। When new assets are purchased, depreciation can be calculated easy by applying the same fixed percentage. सेम फिक्स्ड परसेंटेज, जो परसेंटेज प्रीवियस एसेट्स पे लग रही थी वही परसेंटेज आप इस एसेट पे भी लगा सकते हो। और आपको ऐसा नहीं है कि पूरे ईयर का डेप्शन पहले अलग से कैलकुलेट करना है, नहीं, जब आपने परचेज किए तब से लेके तब तक आप डेप्शन उस पर चार्ज कर दो। ठीक है, साथ में टाइम कंसीडर करना है, टाइम भी तो कंसीडर करेंगे। अगर मान के चलिए ईयर एंड में अभी 6 महीने बचे हैं तो हम लोग को 6 मंथ उसमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ईयर एंड में अभी 3 मंथ लेफ्ट है तो आपको वहां पे 3 मंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज्यादा कुछ नहीं। बट ये बताया गया, बहुत अच्छी बात है कि जो एडिशनल मशीन आप ले रहे हो तो वो हमेशा आपका जो इस पे कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है, जबकि एसएलएम मेथड के अंदर आपको वो पर्टिकुलरली एक एक मशीन को कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐसा बताया गया यहाँ पे। ठीक है, ओके सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, यूनिफॉर्म टोटल चार्जेस। ध्यान देना, जो टोटल चार्जेस है, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ वाइज बात की है, वही यहाँ पे भी बेटा कंसिडर हो रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे तो जो चार्जेस है टोटल खर्चे वर्चे मिला के, इसमें तो लगातार बढ़ता जाएगा, समय के साथ साथ ये खर्चा बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे खर्चे कैसे होंगे, यहाँ पे खर्चे कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे खर्चे कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो रिड्यूस होता जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट, रेट नहीं, अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का वो रिड्यूस होता जाएगा, लेकिन रिपेयर्स बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन का कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो कांस्टेंट ही चल रहा है, लेकिन जो रिपेयर्स बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह टोटल में ग्राफ को देखूं तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, जबकि यहाँ पे आपका ग्राफ कैसा चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल कैसा है, पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे भी कंसिडर की गई है, ये बात यहाँ पे बताई गई है हमें कि यूनिफॉर्म टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर। इन द अर्ली ईयर डेप्रिसिएशन इज हाई एंड रिपेयर एक्सपेंस इज लो। सिंपल सी बात है बेटा, यही बात मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम लोग नई मशीन, कोई भी नई मशीन, कार, स्कूटर, बाइक, ट्रक, कोई भी चीज लेते हैं तो बेटा नई नई जब होती है तो उसमें आपको रिपेयर्स कम होती हैं। रीजन क्या है, उसका वियर एंड टियर, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बेटा टॉप नॉच होती है, उस समय पे बहुत ऊपर होती है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मशीन पे वियर एंड टियर, ड्यू टू वियर एंड टियर, मशीन का यूसेज, ऑब्सोलेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके कारण मशीन की अब एफिशिएंसी डाउन होने लगती है। और उस एफिशिएंसी को बरकरार करने के लिए हमें उस पर खर्च करना पड़ता है रिपेयर्स पे पैसे लगाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन आपका कैसा होता जाता है, डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस हो जाएगा, पर रिपेयर्स बढ़ती जाती है, रिपेयर्स क्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड इन द लास्ट ईयर, इन द लेटर ईयर्स, डेप्रिसिएशन डिक्रीज एंड रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज। एज अ रिजल्ट द combined total depreciation and repairs remain almost uniform throughout useful life of the assets। सिंपल सी बात है, वो दोनों सेम ही रहेंगे। तो यहां पे हम इसी वजह से बोलते हैं कि डब्ल्यूडीवी मेथड अपना पे थोड़ा सा बेस्ट है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खर्चों को रिकॉर्ड नहीं कराता आपसे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपसे रिकॉर्ड नहीं करवाता आपसे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे चलते हैं बेटा हम लोग,
एक्सेप्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इन दोनों में से किसको इनकम टैक्स ने अपने अंदर में कंसीडर कर रखा है, एसएलएम मेथड से या डब्ल्यूडी मेथड। तो यहां पे बताया गया डब्ल्यूडी मेथड को बेस्ट माना गया। डब्ल्यूडी मेथड इज द रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड मेक इट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। इसको सभी लोग इस्तेमाल भी करते हैं डेट पे, ठीक। पर देखो स्टार्टिंग है बेटा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं सर एसएलएम सबसे बेस्ट है, कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। मैं भी मानता हूं, जब हम भी थे 11th क्लास में हम भी यही चीज कंसीडर करते थे, एसएलएम बेस्ट मेथड है। डब्ल्यूडीवी क्यों आया जब एसएलएम था तो, लेकिन बेटा समय के साथ अकाउंटिंग इज आर्ट, और जब आप समय के साथ साथ चीजों को देखते जाओगे, चीजें आपको समझ में आएंगी, आप इसी कॉमर्स फील्ड में आगे जाओगे तो आपको चीजें थोड़ी सी बेटा रिकॉग्नाइज होनी स्टार्ट होंगी कि यार ये जो डब्ल्यूडी मेथड है अपना पे ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा बेस्ट है, और ये चीजों को कैसे एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पा रहा है और हमें यहां पे साथ साथ कंसीडर भी करवा रहा है कि नहीं ऐसे मानना और ऐसे नहीं मानना है। तो ये चीज बेटा हमारा जो माइंड ओपन होता है धीरे धीरे करके, तो पहले आपको स्टार्टिंग में ये लगेगा कि एसएलएम बेस्ट है, एसएलएम बेस्ट है, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसको पढ़ते जाओगे, खैर 11th क्लास है, इसमें ज्यादा आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। रीजन क्या है आपको, अभी तो आप पहले डेप्रिसिएशन को समझो, डेप्रिसिएशन नया नया कंसेप्ट है, एक्चुअल में जिसने ढूंढा होगा सोचिए उसका लेवल कौन सा होगा बेटा उस समय पे, कि भाई हमें अपने जो फिक्स एसेट्स होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करना चाहिए और अपने कंज्यूमर से बियर करना चाहिए, अपने कस्टमर्स को बियर करवाना चाहिए, जिसकी वजह से हम उनसे टोटल कॉस्ट ले पाए, जो मेरे इन एसेट्स की वजह से जो प्रोडक्ट बन पाया वो प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज बेटा वो भी मशीन खरीदते हैं तो उनका क्या होता है, वो लोग उस पैसे को बचा पाते हैं, लेकिन हमने मशीन खरीदी है और हम उनको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, इट मींस हम उनसे एक छोटा सा अमाउंट उस मशीनरी के एवज में चार्ज करेंगे। तो वो अमाउंट कितना होगा, वो अमाउंट होगा कितना, वो डेप्रिसिएशन के इक्वल होता है, वो डेप्रिसिएशन के इक्वल होता है। ये बात भी तो किसी ना किसी ने कंसीडर की होगी। तो सोचिए अभी तो हमें सिर्फ मेथड को समझना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में उसके डेबिट साइड में आता है, डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, बस इतना आप समझिए। लेकिन धीरे धीरे करके जब माइंड ओपन होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि नहीं जो एसएलएम और डब्ल्यूडी मेथड है, दोनों मेथड कौन सा बेस्ट है, हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए। फिक्स एसेट्स पे ही ये डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है, जबकि जितने भी आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं उन पे क्यों नहीं चार्ज होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे 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 चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, यस सर हमें समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा मेरिट्स को, अब हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन या फिर बोल सकते हैं डिमेरिट्स को। ठीक है, तो जो इसकी खराब बातें बेटा, जो इसकी खराब बातें वो हम जानने वाले हैं बेटा। नंबर 1, एसेट्स वैल्यू नेवर बिकम जीरो, नेवर बिकम्स जीरो। इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती। रीजन, अगर 1 रुपए का एसेट बचा होगा आपके पास, उस 1 रुपए पे 10% का डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज करोगे तब भी वो 10 पैसे आएगा। 1 रुपए पे 10% का डेप्रिसिएशन 10 पैसे आएगा, तो कितने पैसे रिमेनिंग है, 90 पैसा। अब 90 पैसे पे भी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो 9 पैसा आएगा, तब भी कितना पैसा बचा, 81 पैसा। अगर मैं बात करूं बेटा 1 पैसा की, अगर 1 पैसे का भी आपके एसेट बचा होगा उस पे भी 10% चार्ज होगा, तो नेवर भी, वो कह रहा है कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो मतलब डिजिट्स उसकी पॉइंट में 0.00000, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो नेवर बी जीरो। इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स some value of assets always remain in the books because depreciation is to be charged under reducing balance method. The value never full become zero. ये कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इस मेथड का नाम ही बेटा क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये बस रिड्यूस करेगा, ये क्या अपना पे रिड्यूस करेगा, और इसमें एक्चुअल में मैथमेटिक्स काम कर रही होती है पीछे। लेकिन बेटा डेप्रिसिएशन हम लोग खर्चा मानते हैं, डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉजिकल है, बस हमने मान लिया कि खर्चा होता है। पर हमने देखा कि बहुत सारे एसेट्स अभी भी ज्यो के त्यों हैं, जैसे थे वैसे ही हमारे पास आज भी हैं, लेकिन हम फिर भी मान चुके हैं कि उनकी अकाउंटिंग वाइज बुक वैल्यू क्या है, जीरो हो चुकी है। अकाउंटिंग बुक वाइज बुक में जो बुक वैल्यू है बेटा उनकी वो जीरो हो चुकी है, लेकिन एसेट्स अभी भी हमारे पास ज्यो के त्यों। ज्यो त्यों मतलब बेटा यहाँ पे ये बोलने मतलब है जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हमारे पास, लेकिन हम मानते क्या है ये अपना पे जीरो हो चुकी है। और डेप्रिसिएशन मानना हमारी मजबूरी है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो इट मींस हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को सही से मतलब कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, और जब कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका एग्जैक्ट नहीं निकला होगा, जिसकी वजह से जो आपके फाइनेंशियल है वो कैसे हैं, फेक हैं, वो अपने आप पे बोगस है, हम ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं हम लोग नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या इसका, दिस मैथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एसेट्स व्हिच कंसीडर अ वीकनेस फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वाला वर्ड आपके ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब बता रहा है इसको, कि अगर मान के चलिए
कि जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग वाले बोलते हैं बेकार है, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं सीखनी है भी, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखनी है। जो आपकी 11th की बुक है बेटा उसके टॉप में अगर आप पढ़ोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पहले समझना है, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ने के बाद में मिलेगी, बस फिलहाल आपको ये पॉइंट याद रखना है कि लिमिटेशंस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यस सर, ओके ओके सर, समझ में आ गया, बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जिसकी वजह से पूरी 11th क्लास इसको क्या करती है बेटा, बेकार मानती है कि नहीं ये मेथड बेकार है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, क्योंकि जो एसएलएम मेथड है उसमें जो अमाउंट निकलता है डेप्रिसिएशन का वो ईयर आफ्टर ईयर वो सेम रहता है, तो उसमें इजी होता है बेटा कैलकुलेट करना। लेकिन डब्ल्यूडीवी के अंदर क्या होता है कि हर बार डेप्रिसिएशन का रेट, सॉरी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो डेसिमल मतलब आपके डेसिमल तक में पहुंच जाता है, तो बच्चों के लिए वो कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत होता है, बच्चों के लिए क्या बेटा हमारे लिए भी कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन 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 एक्यूरेट बेटा कौन सा, मैं फिर से बोलूंगा बेटा यहाँ पे डब्ल्यूडीवी हमारे लिए इजी है, डब्ल्यूडीवी हमारे लिए इजी है बेटा। ठीक, the formula used to determine the rate of depreciation under the method of the comparatively difficult for the student beginner and make the method of the less straightforward than straight line method। ये इसकी दूसरी बेटा क्या डिसएडवांटेज है, सॉरी तीसरी डिसएडवांटेज है बेटा, पक्का, यस सर। तो हमने टोटल 3 बातें पढ़ी यहाँ पे लिमिटेशंस के अंदर। पहला, एसेट वैल्यू नेवर बिकम जीरो, दूसरा नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड तीसरा बोला गया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन रेट। क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन रेट, क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो टोटल बेटा अभी तक हम लोगों ने एक पढ़ा इसका मेरिट्स जिसको एडवांटेज बोल दिया हम लोगों ने, एंड दूसरा पढ़ा इसकी बेटा क्या लिमिटेशंस। तो ये आपका प्रॉपर वे में हम बोल सकते हैं कि हमने डब्ल्यूडीवी को अच्छे से कंसीडर कर लिया कि अच्छा इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ग्राफ वाइज एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक बेटा डिफरेंस बिटवीन एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में और डब्ल्यूडीवी में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको हम लोग अब समझ लेते हैं और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और फिर इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं बचा हमारे लिए। ठीक है, यस सर। चलिए, तो पहला आते हैं हमें डिफरेंस बिटवीन द एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। डिफरेंस बिटवीन एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, नंबर 1 ध्यान देना, कैलकुलेशन बेसिस। इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट, जो आपने परचेजिंग कॉस्ट होगी उसमें फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया वही रहेगा ईयर आफ्टर ईयर, एवरी ईयर। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, जबकि इसमें क्या होता है जो वैल्यू घट के आ जाएगी, जो वैल्यू घट के आ जाएगी बुक वैल्यू में, रिड्यूसिंग बैलेंस, उस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। तो दोनों में क्या है, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, पहले में क्या ओरिजिनल, दूसरे में क्या रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से इसका नाम भी पड़ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, पक्का, यस सर। सेकंड नंबर में बात करते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट एसएलएम मेथड में कैसा रहेगा सर, इक्वल अमाउंट रहेगा, जबकि डब्ल्यूडीवी के अंदर हमेशा ये अमाउंट कैसा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और यही बात तो हम लोगों ने जब ग्राफ बनाई थी तो आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये लगातार रिड्यूस होगा, जबकि एसएलएम मेथड में क्या है, पहले साल में भी ये रहेगा, 2 साल में भी यही है, एंड तीसरे साल में भी यही सेम सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। ठीक है, ये बात दोनों में डिफर हो जाते हैं बेटा। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, बुक वैल्यू एंड ऑफ लाइफ। जब मान लो मशीन खत्म हो रही होगी तो बुक वैल्यू क्या होगी, एसेट कैन बी रिड्यूस टू 0, या फिर स्क्रैप वैल्यू के बराबर पहुंच जाता है अपनी, या तो एसेट की वैल्यू बिल्कुल स्क्रैप के बराबर पहुंच जाएगी जो उसके स्क्रैप क्वेश्चन में मतलब जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगी, या फिर वो 0 हो जाएगी, या फिर वो 0 हो जाएगी, एसएलएम मेथड चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे बताया गया छोटा सा डिफरेंस, नेवर बिकम 0। यही तो हमने पढ़ा था डिसएडवांटेज के अंदर भी, ये कभी 0 नहीं होती हैं, ये कभी 0 नहीं होती हैं। ओके, टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज ध्यान देना, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स, हाई टोटल चार्ज इन लेटर ईयर ड्यू टू लो डेप्रिसिएशन एंड हाई रिपेयर्स, ड्यू टू लो डेप्रिसिएशन हाई रिपेयर। तो जो इसका जो टोटल चार्जेस है वो लगातार कैसे होते जाएंगे, हाई होते जाएंगे। जो उसका टोटल डेप्रिसिएशन है वो कैसा होता जाएगा, हाई होता चला जाएगा। ये बात हमने यहाँ पे कंसिडर किया बेटा, आप लोग देख पाओगे तो ये लगातार क्या है, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है बेटा, और ये रिपेयर्स का अमाउंट है। एक बात बताओ, जब रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये जो डेप्रिसिएशन का पूरा पूरा टोटल बन रहा है ये तो बहुत हाई हो जाएगा भाई। इसको जब हम टोटल कर देंगे तो इसको टोटल करके तो ये तो बहुत हाई जाएगा, मतलब ये इस ग्राफ के भी ऊपर एक ग्राफ और बनने वाला है, तो ये टोटल क्या अपना पे बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यस सर।
तो दूसरे में बात करते हैं हम, टोटल डेप्रिसिएशन रिमेन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम रहेगा। यूनिफॉर्म मींस सेम रहेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाता है और रिपेयर्स बढ़ती जाती है। तो जो आपका जो यहाँ पे ग्राफ बनता है बेटा, वो कैसा अपना पे डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे जो ये इस लाइन को और इस लाइन को हम कंसिडर कर रहे हैं और ये लाइन बीच में जा रही है सर के, तो ये तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो रिड्यूस होता जा रहा है, और ये अमाउंट किसका है, रिपेयर का। तो धीरे धीरे आपके लिए बढ़ता जाएगा, आपके लिए धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया है। ओके, चल चलता है बेटा फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट में आता है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी फॉर असेट्स विद कांस्टेंट यूटिलिटी, विद कांस्टेंट यूटिलिटी। सुटेबल फॉर असेट्स फॉर कांस्टेंट यूटिलिटी, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जितनी चीजें होती हैं। सुटेबल फॉर द असेट्स फॉर मोर यूटिलिटी इन नियरली ईयर्स, मशीन, व्हीकल्स एक्सेट्रा। भाई ये कब तक के लिए, ये जो आपकी एक समय का खत्म होनी, जबकि ये क्या है, जो चलती ही रहेगी, जो अपने आप पे चलती ही रहेगी। तो हम लोग इसके हिसाब से सुटेबिलिटी मान लें यहाँ पे। ठीक है सर, छठा पॉइंट क्या है, इजी ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल एसेट्स। इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, जबकि इसमें क्या होता है, इजी होता है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है वो कैसा, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जो नई मशीन आपने खरीदी है, जो रिड्यूस बैलेंस आएगा उस पर चार्ज होगा, फिर देन उसके बाद जो मशीन पे जो भी आपका बैलेंस अमाउंट आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपने स्टार्टिंग ईयर में निकाला था वही सेकंड में भी होगा, वही थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, वही डेप्रिसिएशन आपका फिफ्थ में भी होगा। तो आप इसके डेप्रिसिएशन को चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें क्या आपको सेम रखना पड़ता है। सॉरी, इसमें क्या आपका जो बैलेंस होता है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ठीक है, यस सर। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता ऑफ फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर कभी भी इसको हम लोग नहीं मानते एसएलएम मेथड को, जबकि इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, यस सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट इज सिंपल इजी टू कैलकुलेट। सिंपल और इजी होता है, सिंपल और इजी टू कैलकुलेट। सही है, यस सर। इसके बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप पे क्या है, डिफिकल्ट होता है। एंड रिक्वायर फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला भी चाहिए होता है। ठीक है, यस सर, यस सर। फॉर्मूले की अभी आपको नीड नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया मैंने अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, उसकी नीड अभी नहीं है आप लोगों को। जब उसकी नीड नहीं है इसलिए हमने उसको डिस्कस भी नहीं किया बेटा, पर इसमें फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, एक सिंपल सी बात है। इफेक्ट ऑन बुक वैल्यू, इफेक्ट ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे कैसा इफेक्ट पड़ता है बेटा इसका, तो ध्यान देना। इफेक्ट ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू डिक्रीजेस यूनिफॉर्म ईयर आफ्टर ईयर। यहां पे बुक वैल्यू क्या है, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ये कांस्टेंट अमाउंट से लगातार डाउन 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 होती जाती है। लेकिन इसमें क्या बेटा, बुक वैल्यू डिक्रीजेस फास्ट अर्ली ईयर, स्लो इन लेटर ईयर। स्टार्टिंग के ईयर में जो डेप्रिसिएशन है बहुत हाई होता है, क्योंकि मशीन की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे मशीन की वैल्यू डाउन होती जाती है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रिड्यूस होता जाता है, जिसकी वजह से मशीन की वैल्यू कम कम डाउन होती है। जबकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे वो अमाउंट आपका कम होता जाता है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी कम कम चार्ज, जो आपके एसेट की वैल्यू कम कम रिड्यूस होती है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। तो अभी जो हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर जो अपना डेप्रिसिएशन है उसका डब्ल्यूडी मेथड की एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड साथ साथ हमने डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी को भी पढ़ लिया है। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके।